सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 10 जिसका शीर्षक है एक दिन की बादशाहत, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राते जाता है। बाहर जाओ तो मम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सार अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। इस पाठ में आरिफ और सलीम के दो बच्चे हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं इस बात से कि उनके घर वाले हर समय किसी न किसी बात पर उन्हें टोकते रहते हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो, आइसक्रीम नहीं खाना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तो इस तरीके से ये दोनों बहुत परेशान रहते हैं। इन पर हर समय, वक्त मतलब समय, हर समय इन पर पाबंदी रहती थी। पाबंदी मतलब इन्हें हर बात में उन्हें ऐसा मत करो वैसा मत करो, ऐसे बार बार उन्हें टोका जाता था। इनकी मर्जी चलने ही नहीं देते थे। कभी अम्मा आती थी, कभी दादी आती थी और हर बार उन्हें डांटते रहती थी। अगर वे अंदर आते थे तो उन्हें कहते थे अरे अंदर क्यों आए हो, बाहर जाओ, कितना शोर करते हो। बाहर रहते थे तो अम्मा बार बार उन्हें कहती थी अरे बाहर क्यों जा रहे हो, अंदर आओ, बाहर बहुत धूप है। मतलब हर बात में, हर घंटे घंटे में इन्हें पाबंदियां होती थी। इन पाबंदियों से बचने के लिए इन दोनों ने एक तरकीब सोची। इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक योजना बनाएं। तो इस तरीके से ये दोनों अपने अब्बा के पास गए, अब्बा मतलब पिताजी के पास गए और उनकी खिदमत में, मतलब उनके सामने एक दरखास्त पेश की। मतलब उन्होंने अपनी इच्छा पेश की। उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए हमें बड़े होकर सारे घर के अधिकार दे दिए जाए। तब जो अब्बा थे उन्होंने तुरंत ही इनकी बात मान ली। अब्बा शायद कुछ अच्छे मूड में थे, इसीलिए इन्होंने आरिफ और सलीम की बात मान ली। अब सुबह होने में थोड़े ही घंटे बाकी थे, मतलब थोड़ा ही समय था, सुबह होने ही वाली थी कि आरिफ ने अम्मी को जोर से डांट कर कहा अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। किस तरीके से? जिस तरीके से आरिफ की अम्मी आरिफ को डांट के उठाती थी, उसे नाश्ता करने के लिए बोलती थी, तो इसी तरीके से आरिफ ने भी अपनी अम्मी को डांट कर कहा अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार है। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रही, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया, तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएगी, आप पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। अब इन दिनों बच्चों ने तरकीब के अनुसार बच्चे सुबह उठे और बच्चों ने झट से अम्मा को कहा अम्मा जल्दी उठो, नाश्ता तैयार है। अब अम्मी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, ऐसा लगा कि इन्हें अभी 2-4 थप्पड़ मार दूं। पर तब अम्मा को याद आया कि अरे उसके तो सारे अधिकार इन बच्चों ने छीन लिए हैं। अब ये लोग दादी के पास आए।
दादी सुबह उठकर बादाम का हरीरा पीना दादी ने शुरू कर दिया। जैसे ही दादी ने हरीरा पीना शुरू किया, आरिफ ने उन्हें रोक दिया। कहने लगा, दादी कितना हरीरा पिएगी, पेट फट जाएगा। इस प्रकार आरिफ ने खानसामे को भी आदेश दिया और कहा कि अंडे और मक्खन का नाश्ता रखवाया है मेज पर। घर के बाकी सदस्यों को दलिया और दूध बिस्किट देने को कहा। आपा भी बेबस थी उस दिन, क्योंकि सारे लोगों के अधिकार जो थे उस दिन आरिफ और सलीम ने छीन चुके थे, क्योंकि उस दिन का जो दिन था वो सिर्फ आरिफ और सलीम का था। वे दोनों जो कहेंगे वही बाकी के घर के सदस्य करेंगे। अब जब इन्होंने दादी को डांटा तो दादी को भी बड़ा गुस्सा आया। दादी को लगा कि अभी इन्हें एक थप्पड़ मार दूं, पर क्या करें, सब लोग जो थे वे बेबस थे, कुछ ना कर पाते थे। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। अब जब सब मेज पर खाना खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को डांटा और कहा कि अम्मी जरा देखो आपके दांत कितने गंदे हो गए हैं, दिन भर जो पान खाती हो। तब अम्मी ने उसे कहा कि अरे मैं तो दांत मान चुकी हूँ मतलब मैंने तो दांत घिसा है। ऐसे अम्मी उसे टालने लगी, पर तुरंत आरिफ अपनी अम्मी से कहने लगा, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। यहाँ पर सलीम ने अम्मी की एक भी बात नहीं मानी और खाते हुए ही उसने अपनी अम्मी को उठाकर कंधा पकड़कर उन्हें दांत घसने के लिए बाहर भेजा। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। गुसल खाना मतलब स्नान घर। अम्मी जो थी वह स्नान घर में जाते देखकर सब हंस पड़े, क्योंकि इसी तरीके से रोज सलीम को भी जबरदस्ती से जाना पड़ता था। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनवाए जाएंगे। अब अम्मी को तो बता दिया कि आप स्नान घर जाकर अच्छे से अपने दांत घस कर आइए। फिर ये लोग अपने अब्बा की तरफ मुड़े, अब्बा से कहने लगे कि अब्बा आपके बाल कितने बड़े हैं और आपने शेव भी नहीं किए, मतलब आपने दाढ़ी भी नहीं की है, और आपके कपड़े तो देखो कितने मैले हुए हैं। ये सारी बात सुनकर अब्बा को बहुत जोर से हंसी आने लगी। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हुए। जब आरिफ और सलीम सभी को डांट डांट के उनसे बदला ले रहे थे, तब अब्बा को बड़ी हंसी आ रही थी। अब्बा सोचने लगे कि अरे ये दोनों तो घर के बाकी सदस्यों की हूबहू नकल कर रहे हैं, जैसा बाकी सदस्य कहते हैं वैसे ही ये लोग नकल उतार रहे हैं। पर जब अब्बा ने अपने कपड़े की तरफ देखा तो सचमुच उन्हें शर्म आने लगी। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। अब थोड़ी देर बाद अब्बा अपने दोस्तों के साथ कुछ गजल करने बैठे। तभी आरिफ आया और आरिफ अपने अब्बा को जोर से चिल्लाकर कहता है, बस कीजिए, अभी फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। चूचू चोप अब डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया जरा मुझे 50 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा? आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी।
अब जब यहाँ पर जैसे ही अब्बा को डांटना शुरू किया तो अब्बा को थोड़ा गुस्सा आया। अब्बा आरिफ को डांटने ही वाले थे, पर अब्बा ने अपनी गजल अधूरी करके अपने मुंह की बात अपने मुंह में ही दबाए रखी। अब अब्बा जो थे वो ऑफिस के लिए निकल पड़े, और जैसे ही वे ऑफिस के लिए निकल पड़े उन्होंने रजिया से 5 रुपए देने के लिए कहा। तब वह कहने लगी कि अरे 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। ऐसा कौन कहने लगा? आरिफ ने कहा, क्योंकि अब्बा भी इसी तरह से उसे कहते थे, इसी तरीके से कहते थे कि अरे जेब खर्च तो ले लो। तो इसी तरीके से आरिफ ने भी अब्बा की नकल उतारी। अब थोड़ी देर बाद खानसामा आया, तो इसी तरीके से माँ जो थी, अम्मा जो थी, वह सबसे पूछने लगे कि आज खाना क्या पकेगा। तो तुरंत कहने लगे आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन, ये सारी चीजें बनेगी। तब सलीम तुरंत कहने लगा नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेगी, जैसा अम्मा कहती थी। तो तुरंत कहने लगा सलीम, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ, जाओ, ये मेरा आदेश है। तब अम्मी से सब्र नहीं हुआ, पर फिर भी अम्मी ने अपना मुंह खोला और सलीम से कहने लगी कि मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों से सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालन में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। अब यहाँ पर सलीम जो था वो तुरंत आगे बढ़ा और अम्मी की नकल उतारते हुए बोला, आज ये चीजें नहीं पकेगी। आज क्या पकेगा? गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकेंगे। इसी समय दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, तभी अचानक आरिफ कहता है, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। दिमाग पिघलाए दे रही है मतलब बहुत गुस्सा करवा रही है, मेरे दिमाग में जा रहा है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा, मतलब यहाँ पर भी आरिफ ने दादी की नकल उतारी। दादी खून का घूंट पीकर रह गई, मतलब दादी को तभी भी बड़ा गुस्सा आया, पर उस गुस्से को दादी ने काबू में किया। कॉलेज का वक्त हो जाने पर भाईजान ने कहा, अम्मी, शाम को देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है। इम्तिहान मतलब परीक्षा, और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसीलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराजों कर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआवना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफेद वॉयल की साड़ी पहनना। अब जैसे ही यहाँ पर आरिफ ने उन्हें डांटना चालू किया, कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने जाने की, इम्तिहान करीब है, मतलब आपकी एग्जाम जो है, परीक्षा जो है वो पास आई है। तभी बच्चों की नजर कहाँ पर गई? आपा पर गई। अब आपा वहां से आ रही थी। सलीम तभी गौर से आपा को मुआवना करने लगा। मुआवना करने लगा मतलब गौर से उन्हें निहारने लगा, देखने लगा और कहने लगा, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी, मतलब शाम तक वह गंदी हो जाएगी। आज वह सफेद वॉयल की साड़ी पहनी हुई थी। तब आपा ने कहा,
बहुत अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। आपा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि आरिफ और सलीम सभी को हुक्म पे हुक्म, आदेश पर आदेश देते जा रहे थे। तब आपा कहने लगी, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, मतलब कार्यक्रम है। उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की। मतलब साड़ी को दुरुस्त करते हुए आपा कहने लगी, हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। निहायत का मतलब होता है बिल्कुल। अब यहाँ पर आपा को भी अपनी बात याद आई, जब आपा भी इसी तरह आरिफ और सलीम को भी उनके पसंदीदा कपड़े उतरवाने के लिए कहती थी, तो आपा भी अपनी उस बात की याद करके शर्मिंदा होने लगी। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। अब दूसरी सुबह हुई। जैसे ही दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंख खुली तो आपा ने क्या किया, नाश्ता जो है वो टेबल पर सजाकर उन दोनों का इंतजार कर रही थी। अम्मी जो थी वो खानसामा को हुक्म क्या देती है कि खाने के साथ हर रोज एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। और अंदर जो थे आरिफ बैठे थे और आरिफ के साथ भाईजान थे जो मेज पर तबला बजा रहे थे। तभी अचानक अब्बा सलीम से कह उठे और बड़े प्यार से कहने लगे कि स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है, न जाने कभी कुछ काम में आ जाए। तो बच्चों इस यहाँ पर देखो, इस पंक्तियों में क्या बताया गया है कि जिस तरीके से बाकी के घर के जो हर सदस्य जिस तरीके से आरिफ और सलीम पर हुक्म जताते थे या फिर उन्हें पाबंदी करते थे, पर एक दिन में आरिफ और सलीम ने उन सबको बता दिया कि जब तुम हमें पाबंदी लगाते थे, हर किसी बात पर हमें बार बार हमें टोकते थे कि ये मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, तब हमें कितनी परेशानी होती थी, हमें कितना गुस्सा आता था। और एक दिन में उन्होंने सारे सदस्यों को बता दिया कि पाबंदी करना कितना मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से घर के बाकी सदस्य जैसे ही दूसरे दिन सुबह निकली, वैसे ही दूसरे दिन से घर के बाकी सदस्य सलीम और आरिफ के साथ बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार करने लगे। तो इस तरीके से इस पाठ में हम देखते हैं कि आरिफ और सलीम ने एक दिन में ही सब लोगों को सबक सिखा दिया। और इसी तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।